हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वन शॉट आपके बॉटनी 133 का, जिसका पेपर आपका कल इवनिंग में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना और ये वन शॉट देख लो और आराम से चले जाओ एकदम तन्हाई में पेपर देने। और आपका पेपर आई होप कि बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रही है ठंड, और बहुत ही ज़्यादा ठंड है ना, तो सबको ही लग रही होगी ठंड, है ना। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं आपके सबसे पहले, पूरा लेक्चर आपका 1 घंटे से ज़्यादा ही होने वाला है, तो बिल्कुल भी आराम से पानी वानी खाना लेके बैठिए। ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो 1-1.5 घंटा लेक्चर देखना उनके लिए बहुत ईजी होता है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए तो भाई 10 मिनट भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हो। वैसे तो मैं तेज़ ही बोलती हूँ, ठीक है, जिससे आपको स्पीड करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं आपको प्लांट इकोलॉजी से मोहब्बत। तो आओ मैं आपको मोहब्बत करना सिखाऊंगी प्लांट से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका यूनिट नंबर 1 है उसमें आप करोगे प्लांट इकोलॉजी से मोहब्बत। वो मोहब्बत करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मान लो आप किसी से मोहब्बत करने जा रहे हो तो उसके फीचर्स पता होना चाहिए, तभी ना आप मोहब्बत करेंगे उससे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं प्लांट के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ना है ना वो मैं आपको बताऊंगी क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पर ध्यान देना है, मतलब कि लेक्चर पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम यूनिट नंबर 1। एंड मैं आपको जो इस यूनिट से इम्पॉर्टेंट है वो कराने वाली हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं, क्या है चीज़ें, आ जाओ। वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर जहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं। तो आपका जो एक क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑटिकोलॉजी एंड सिंकोलॉजी में डिफरेंस। तो यहाँ पे सिन इकोलॉजी क्या है और ओट इकोलॉजी क्या है, ऑटिकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है डिफरेंस बिटवीन ऑटिकोलॉजी या फिर सिंकोलॉजी, जो आपको डेफिनेशन में भी आ सकती है एंड डिफरेंस में भी आ सकती है। तो बेसिकली आपका जो ऑटिकोलॉजी है वो क्या होता है, आप ना क्या करते हैं, एक इस इंडिविजुअल स्पीशीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि उसका दूसरों के साथ रिलेशन कैसा है, यानी इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन कैसा है, तो आप उसको पसंद कर लेंगे। ठीक है, तो ऑटिकोलॉजी में क्या होता है, आप एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हो, उस पर स्टडी करते हो, उसके रिलेशनशिप देखते हो कि इन्वायरमेंट से कैसा है। सिंकोलॉजी में ऐसा नहीं है, बल्कि आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हो कि मान लो आप लड़की पसंद करने जा रहे हो तो उसके ग्रुप में जो उसका ग्रुप है वो क्या पता छपरी हो, है ना, छपरी ग्रुप तो लड़की भी छपरी, तो वहाँ पे आप पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करते हो। ठीक है, और जो ऑटिकोलॉजी है वहाँ पे आपको उसके ग्रुप से मतलब नहीं कि छपरी ग्रुप हो या ना हो, सिगरेट स्मोकिंग या सुट्टा फूकता हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें लड़की से मतलब है। तो वो आपका ऑटिकोलॉजी है, आप एक इंडिविजुअल स्पीशीज और उसके इन्वायरमेंट में रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, वो आपका होता है ऑटिकोलॉजी। सिनिकोलॉजी का मतलब क्या है, आपको क्या करना होता है, पूरे पॉपुलेशन के बारे में देखना कि उनका इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से रिलेशन है। आप पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी, एक ही बात है, बहुत सारी स्पीशीज जब एक साथ इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारी छपरी छपरी एक साथ इकट्ठी हो जाते हैं तो छपरा ग्रुप बन जाता है ना। उसी तरीके से जब बहुत सारी स्पीशीज एक साथ मिलती है तो एक पॉपुलेशन का निर्माण कर देती है। ठीक है, निर्माण, तो वो आपका सिनिकोलॉजी होता है। तो बेसिकली ऑटिकोलॉजी में क्या क्या पैरामीटर जिसके बारे में आप स्टडी करते हो, आप देखोगे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आप उसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन देखेंगे। ठीक है, और क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे, लाइफ साइकिल देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है ऑटिकोलॉजी में। सिनिकोलॉजी में क्या पढ़ना होता है आपको, पैरामीटर्स लाइक कंपोजिशन, बिहेवियर ऑफ कम्युनिटीज़, पूरी कम्युनिटी का बिहेवियर देखेंगे आप, रिलेशन विद एनवायरमेंट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। उसके बाद आता है एक एक्वेटिक इकोलॉजी और एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ईजी भी है और पीजी भी है ना। तो यहाँ पे देखो एक्वेटिक इकोलॉजी में, एक्वेटिक मतलब होता है आपका पानी पानी, है ना, मैं पानी पानी हो गई, तो आप इकोलॉजी को एक्वेटिक सिस्टम में अगर पढ़ते हो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में किस तरीके से खाना खाया जाता है, जो आपकी शार्क है वो क्या खाती है, तो उसके बारे में स्टडी कर रहे हो आप, एक्वेटिक सिस्टम की स्टडी कर रहे हो, दैट इज एक्वेटिक इकोलॉजी। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, जहाँ पे आप रहते हो, है ना, धरती पे। ठीक है, हम पानी में नहीं, हम धरती में रहते हैं। आपको पता होगा कि आप धरती पे रहते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है आज मैंने। ठीक है, कि आप धरती पे रहते हैं। तो स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ टेरेस्ट्रियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। मान लो आप इकोलॉजी, एक्वेटिक इकोलॉजी में पढ़ो, क्या क्या उसके बारे में पढ़ोगे, फ्रेश वाटर इकोलॉजी पढ़ोगे, यूस्टेरियन इकोलॉजी, मेरीन इकोलॉजी, मेरीन जिसमें नमक वाला पानी होता है। ठीक है, फॉरेस्ट इकोलॉजी पढ़ोगे, ग्रासलैंड, कॉपलैंड या डेजर्ट इकोलॉजी पढ़ोगे तो आपका टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी है। दूसरी चीज़ है आपका कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम। कम्युनिटी किससे डील करता है, आपका स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी का, क्या उसके इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन है। इकोसिस्टम, इसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का,
एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, माइक्रोब, सबके बारे में पढ़ रहे हो तो आपका वो इकोसिस्टम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, लाइक बायोडाइवर्सिटी देखोगे आप, स्पीशीज की अबंडेंस देखो, कितना अबंडेंस है स्पीशीज का। ठीक है, और जो आपका ये वाला है इकोसिस्टम वाला, उसमें आप न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ोगे, एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ोगे पूरा। यहाँ पे कई सारे आप इंटरेक्शन देखोगे, लाइक प्रिडेशन, हर्बीवोरी, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, ये सारी सारी चीज़ें देखोगे। और जो आपका इकोसिस्टम पूरा पूरा एक इकोसिस्टम की अगर बात की जाए, फूड चेन कैसा है, फूड वेब कैसा है, इकोलॉजिकल पिरामिड कैसा है, ट्रॉफिकल लेवल कैसे, ठीक है, सारे टर्म्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जी। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन स्पीशीज एंड कीस्टोन स्पीशीज। वो फाउंडेशन नहीं है जो लड़कियां लगा के अपने आप को सुंदर बना देती हैं, लड़कों को बहकाने के लिए, है ना, अट्रैक्ट करने के लिए। फाउंडेशन वो नहीं है, बल्कि फाउंडेशन स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज होती है जो कि अदर ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है, बेसिकली प्ले एन एसेंशियल रोल इन कम्युनिटी में, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा कम्युनिटी में इस तरीके से रोल प्ले करती है, वो सपोर्ट करती है दूसरे ऑर्गेनिज्म को। कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है, वास्ट इफेक्ट होता है कम्युनिटी पे, बायोमास और अबंडेंस के बेस पे कीस्टोन स्पीशीज। तो इसका एग्जांपल देख लेना, फाउंडेशन में कैल्प है जो आपका ब्राउन एल्गी है, इसमें आपका इंटरटिडाल सी या फिर पिजास्टर है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म क्या होता है। कमेंसलिज्म एक ऐसे टाइप का इंट्रैक्शन होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंच रहा है, दूसरे को कुछ भी नहीं पहुंच रहा। ठीक है, ना ही उसको हार्म हो रहा है, ना ही उसको बेनिफिट हो रहा है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज तो दूसरों का फायदा उठाती रहती है, दूसरा बेचारा उसको पता ही नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचा रही है ये, या फिर मुझे फायदा पहुंचा रही है। ठीक है, ये इस तरीके के लोग होते हैं कमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म क्या है, अमेंसलिज्म ऐसे टाइप का इंट्रैक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, तो एक को नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपका अमेंसलिज्म है। आप एक एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, एक एक एग्जांपल ठोक देना। कमेंसलिज्म में एपिफाइटिक ऑर्किड्स है और यहाँ पे आपका पेनिसिलियम है। ठीक है, चलो प्रे एंड प्रेडिटर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो प्रे क्या होता है, एनिमल्स जो कि किल करते हैं, ठीक है, दैट आर किल्ड एंड ईटन बाय अदर। स्प्रे क्या होते हैं, जिसको और आके एनिमल खा लेता है ना, मार के खाता है, वो प्रे है। ऑर्गेनिज्म हार किल इन द प्रोसेस, इसमें ऑर्गेनिज्म मर जाता है। प्रेडिटर क्या है, एनिमल दैट किल द प्रे, ऐसे प्रेडिटर है जो कि मारता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो वो आपको एक ऑर्गेनिज्म फायदा पहुंच रहा है कि मार के खा ले रहे हो, है ना। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका जो मैं बताऊंगी यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली बायोटिक एंड एबायोटिक। दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, जिसमें लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं लाइक प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स। एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं लाइक सॉइल, टेम्परेचर, लाइट वा। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, बता देती हूँ, सॉरी गाइस। यहाँ पे देखते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका। एक है आपका इंटर स्पेसिफिक और दूसरा इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, कंपटीशन है बेसिकली। अगर कंपटीशन आपका दो स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो रहा है, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो रहा है, तो आपका इंटर है। इंट्रा का मतलब है सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है। ओके, नाउ जे शेप का कर्व क्या है और एस शेप का कर्व क्या है, इंपॉर्टेंट। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती है तो आपका पॉपुलेशन जो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, तो आपका जे शेप का ग्राफ देखने को मिलेगा। एस शेप क्या है, जब आपकी रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं तो पॉपुलेशन आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखाती है, तो आपका एस शेप का कर्व बनता है। यहाँ पे जो होता है आपका साइज जो होता है जे शेप में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। ठीक है, और बाद में कांस्टेंट हो जाता है, तो जे शेप का कर्व होता है। यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज होती है क्योंकि रिसोर्सेज क्या होती है, लिमिटेड होती है, तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती है क्योंकि खाने को नहीं ना मिलता है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब मैंने आपको ऑर्टिकोलॉजी सिंकोलॉजी बता ही दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ पे आपका इकोलॉजिकल फैक्टर आता है सॉइल एंड वाटर, जो आपकी इकोलॉजी पे क्या बेनिफिट है, मिट्टी की खुशबू, है ना, मेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, है ना, तो एंड वाटर। ठीक है, पानी भी पीऊँ एंड मिट्टी में मिल जाऊँ, है ना, वही चीज़ है। तो सॉइल क्या होता है, आओ हम देखते हैं। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, आई होप आपके हो गए। अरे बाबा बहुत तेज चल रहा है ये पीडीएफ। एक मिनट गाइस, हम सेकंड चैप्टर पे चल रहे हैं। ओके, पीछे आ गए हैं बे, आ जाओ। टिंगा टिंगा टिंगा, भाई टिंगा ही हो रहा है हमारे साथ। 3 पे आ गए फिर से। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट 2। ओके, सो आ जाओ। अबे यार व्हाट हैपनिंग। तो यहाँ पे इस चैप्टर में से आपको यूनिट 2 में से आपको ना सॉइल प्रोफाइल बनानी आनी चाहिए। आपको दिख रहा है सॉइल प्रोफाइल।
ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, ये हम देखेंगे। ठीक है, आ जाओ देखेंगे, कहाँ देखेंगे, आ जाओ आंसर्स पे देखेंगे यार। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो वही करा रही हूँ यार, क्योंकि कल ही आपका पेपरवा है, तो आप लोगों को पता होगा। देखो जो आपका ए है उसको हम बोलते हैं ओ, या फिर ऑर्गेनिक ओरिजिन। आपको सॉइल प्रोफाइल बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये दे देता है आपको पेपर में कि सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम बताओ। ए आपका ओ हॉरिजन है जो कि लेयर डोमिनेंट होता है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ये बी वाला ए हॉरिजन है जिसमें मिनरल सॉइल हॉरिजन होता है, और ये ओ हॉरिजन के नीचे होते हैं। सी वाला जो है, ये वाला जो है ना, उसको हम ई या फिर एल्यूवियल हॉरिजन कहते हैं, जिसमें एल्यूविएशन होता है, यानी कि मटीरियल जो होते हैं उसका रिमूवल होता है, लाइक क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक मैटर सारे रिमूव किए जाते हैं। ये डी पार्ट जो दिख रहा है उसको हम बी हॉरिजन कहते हैं। ये डोमिनेंट होता है क्योंकि बहुत सारे ओरिजिनल रॉक स्ट्रक्चर जो है यहाँ से लॉस हो चुके होते हैं। लास्ट वाला जो है वो सी हॉरिजन है। ठीक है, जहाँ पे एक्सक्लूडिंग हार्ड बेड रॉक आती है, तो हम बेड रॉक भी लिख सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करने में हेल्प करते हैं, वो आपका बैक्टीरियल एक्सीडुएट्स है, रूट एक्टिविटी होना चाहिए, फंगल हाइफी होना चाहिए, माइक्रोफोना होना चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ से। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एल्यूवियल एंड लेटेराइट सॉइल। एल्यूवियल सॉइल आपकी एक ऐसी सॉइल होती है जो कि डिपॉजिट नियर रिवर्स है, सीज है, ग्लेशियर है। ठीक है, उनके उनके कोने में जाके डिपॉजिट होती है ना, वहाँ पर उसके पास डिपॉजिट होती है, उसको एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। लाइक इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, आप बिल्कुल ज्योग्राफी पढ़ने आपको फील आ रहा होगा। लिटरल सॉइल ऐसे टाइप की सॉइल होती है, बेसिकली क्ले सॉइल होती है, और ये हाई टेम्परेचर बनती है जब हाई रेनफॉल होता है या हाई टेम्परेचर होता है उस टाइम पे होती है। लाइक महाराष्ट्र में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ईस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा आपको लेटेराइट सॉइल। तो आपको इन दोनों सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने सॉइल प्रोफाइल आपको बता दिया। एंड लेट मी चेक। ओके, कैटायन एक्सचेंज। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, हम देखेंगे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है और उसके इंपॉर्टेंस को देखना है अब हमें। ठीक है, तो आ जाते हैं कैटायन एक्सचेंज पे। ये देखो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है, एक ऐसी कैपेसिटी होती है सॉइल पार्टिकल्स की जो कि अपने कैटायंस को एक्सचेंज कर पाएँ। ठीक है, कैटायन को एक्सचेंज कर पाए। देखो नाम में ही छुपा हुआ है। क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर पार्टिकल्स प्रीडोमिनली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी एनायन होते हैं, तो ये कैटायन से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, उसके सरफेस से जाके चिपकेंगे। अब बॉन्ड जो होगा मिनरल सरफेस और कैटायन जो होंगे दोनों के दोनों एक दूसरे के बीच में बहुत ही ज़्यादा कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, जिससे क्या होता है एक्सचेंज हो जाता है कैटायंस का और सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो जाता है, तो इसीलिए कैटायन एक्सचेंज हम इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चलो मितवा आ गए क्या, मितवा। चलो यहाँ पे इकोलॉजिकल फैक्टर लाइट एंड टेम्परेचर, अभी हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, अब हम लाइट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आपने देखोगे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, रेडियो एक्टिव, सारे के सारे रेज होती हैं ये। ठीक है, हम चलते हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। ठीक है, जल्दी मिल नहीं रहा है अबे यार। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं, आपका जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है कि कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, उसको ब्रीफली आपने बताना है, और आपका बताना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोथर्म और डिफरेंट हीट जोन्स। ठीक है, ये है यहाँ से जो आपका आता है। मैंने इससे पहले आपको भी बताया, क्या बताया, कुछ तो बताया यार, ऐसे मत कहो। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कराए थे। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप इजीली उसको ही लर्न कर सकते हो, तो आपका इजी हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप उस टॉपिक्स को देख सकते हो, है ना। अभी तो वैसे इसको ही पढ़ लो, अगर उसने नहीं, जिसने नहीं देखे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, कोई बात नहीं, वो आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो हमको कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में देखना है, तो हम चलते हैं अर्थ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उस पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ सन में डिफरेंट रेज होती हैं, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने किसी और को बताया था। वेवलेंथ की रेंजिंग गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल, रेडियो एक्टिव, गामा वगैरह जो होती है। ठीक है, इस तरीके से रेंजिंग होती है, तो आपको सारे के सारे रेज याद होने चाहिए कि आपका होता है गामा रे। ठीक है, सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और हाई फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आपका नेक्स्ट पे। अर्थ जो है ना, कई सारे हीट जोन्स होते हैं अर्थ की। एक होता है टॉरिड जोन,
टॉरिड जोन आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, उसको हम टॉरिड जोन, क्योंकि सन जो होता है डायरेक्टली यहीं पर सबसे पहला ये जोन है। बेसिकली सन जो होता है डायरेक्टली ओवरहेड ही होता है इसके ऊपर, लाइक आपका नॉर्दर्न एंड साउथर्न अमेरिका तो होता है। टेम्परेट जोन आपका ऐसा होता है, मिड लैटिट्यूडनल एरियाज होते हैं, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है, मॉडरेट होता है। दूसरा है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन आपका मिड नाइट सन जिस तरीके से होता है, पोलर नाइट ऑफ द ईयर, तो पोलर रीजन्स होते हैं आपके, ठीक है, जैसे सन आ रहा है। ओके, तो ये यहाँ से थोड़ा सा एल्टीट्यूड वगैरह आप लोग उसको देख लेना। और फोर्थ में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम यहाँ पे जीरोफाइट्स देखेंगे और हाइड्रोफाइट्स देखेंगे, ठीक है। और आपकी क्लासिफिकेशन भी याद होनी चाहिए कि कैसे हमने क्लासीफाई किया हुआ है जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स पे, ठीक है। तो हम चलते हैं इस पे, चल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स, ठीक है। आ जाओ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका एपीफेर्मल प्लांट्स और सकुलेंट प्लांट्स क्या होते हैं, और जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखो आपका जो एफेमरल प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स जो होते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं कुछ ही वीक्स में। जो ये लीव्स होते हैं वो प्रोलिफरेट होते हैं पैरेन्काइमेटिक सेल से, जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, और ये बहुत ही कम अमाउंट में इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं, और कैपेसिटी जो होती है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को, वो ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इनके पास होती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर पाएँ। और जो आपका एपीफर जो सकुलेंट होता है पानी को, लाइक आपका कैक्टस वगैरह, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, पर उनको पानी ही नहीं मिलता डेजर्ट में, ठीक है। इनके पास जो होता है एफीमरल वाले के पास लार्ज शूट होती है। इनके पास स्टोमेटा जो होता है ड्यूरिंग नाइट के टाइम खुला होता है और डे के टाइम बंद रहता है, ठीक है, वो सकुलेंट्स होते हैं। इसको हम ड्रॉट एस्केपिंग बोलते हैं, और ये सर्वाइव कर जाते हैं आपके ड्रॉट में भी। कौन, जो सकुलेंट होते हैं लाइक कैक्टस वगैरह है ना, तो आपके ड्रॉट में भी रह जाते हैं, है ना। और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उसको आपको देखना है। प्लांट्स लिव इन वाटर, जो आपके हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें प्लांट्स होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। जीरोफाइट्स में होते हैं ड्राई कंडीशन में होते हैं। पुअर रूट सिस्टम होता है हाइड्रोफाइट्स के पास, और इनके पास वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है जो कि लैंड पे रहते हैं। लीव्स इनकी स्पॉन्जी होती है और इनकी रिड्यूस होती है। जो जीरोफाइट्स है उनकी रिड्यूस लीव्स होती है, और जो हाइड्रोफाइट्स है क्योंकि पानी में रह रहे हैं तो इसकी लीव्स होंगी वो स्पॉन्जी होंगी। 3 टाइप्स में होती है, फ्री फ्लोटिंग, सबमर्ज एंड इमर्जिंग टाइप की होती है, और ये जो होते हैं एपीफ्रम, सकुलेंट एंड नॉन सकुलेंट्स होते हैं, ठीक है। और स्टेम इनकी थिन और फ्रेगाइल टाइप की होती है, वस्कुलेचर नहीं होता, और इसकी स्टेम जो होती है वेल डेवलप होती है। स्टोमेटा इनके पास नहीं होता है जो कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं, और जो स्टोमेटा होता है जो जीरोफाइट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स को बेसिकली 3 टाइप में बांटा गया है। आपका एक है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट जो कि सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट कर रहे होते हैं और वो रूट से अटैच नहीं होते हैं, ठीक है, हवा में ऐसे फ्लोट करते हुए आपको दिखेंगे। एग्जांपल के लिए इकॉर्निया ले लो, पिस्टिया ले लो, वॉल्फिया ले लो। सबमर्ज फ्लोटिंग प्लांट्स कैसे होते हैं, जो आधे पानी में होंगे और आधे सबमर्ज पानी में होंगे और आधे ऊपर होंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के लिए आप ले लो वेलिसलेरिया या हाइड्रिला। इमर्जेंट प्लांट जो होते हैं टोटली पानी के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ वाटर में होते हैं। इसका एग्जांपल ले लो फार्गीमेट्स या फिर स्किरपस, ठीक है। ओके, तो ये आपके हो गए जीरोफाइट्स एंड आपके हाइड्रोफाइट्स के कुछ कुछ कैरेक्टर्स आपको देख लेना है, ठीक है, देन खत्म, ठीक है। हम इसीलिए ऐसा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही वन शॉट दे रही हूँ, इसीलिए आपको बहुत ही कम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो कम्युनिटी बेसिकली क्या है, बहुत सारी स्पीशीज़ एक पॉपुलेशन एक मेजरली कम्युनिटी बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको सॉइल प्रोफाइल देख लेना है, और जो जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट्स में क्वेश्चन आते ही आता है तो उसको आप करके ज़रूर जाएँ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 5th में आ गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, फिर भी मैं करा देती हूँ। आपके जो एक रोंकियर थे, ठीक है, रोंकियर, उनने 5 मेजर प्लांट्स को बांटा था, ठीक है। एक है फेनेरोफाइट्स, एक कीमोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स एंड थेरोफाइट्स। तो यहाँ पे आपका सबका यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन से क्या होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर से। यूनिट 6 में आपकी सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेशन क्या होते हैं और टाइप्स क्या हैं इसके, ठीक है। तो सक्सेशन आपके प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इस तरीके से आपके प्रोसेस है, तो वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो हम चलते हैं थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सक्सेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ सक्सेशन में आपका हाइड्रोसेर है, ठीक है। सक्सेशन का बेसिकली मतलब होता है जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेचर ऑफ द हैबिटेट आपको पता चलता है। तो यहाँ पे हाइड्रोसीर है, यानी एक्वेटिक हैबिटेट में हो रहा है तो हाइड्रोसीर। जीरोसीर यानी कि ड्राई में हो रहा है, तो लिथोसीर मतलब कि बेयर रॉक्स पे हो रहा है, ठीक है। और होता है दूसरा सेमोसीर, जो आपका सेमोसीर है वो सक्सेशन कहाँ पे है, सैंडी हैबिटेट्स में।
हेलोसीर जो होता है वो आपके सलाइन वाटर में, सेनाइल जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लोअर प्लांट्स पे सक्सेशन, इरोसीर या जियोसीड्स ये आपके वेजिटेशन एरिया पे होते हैं। तो इस तरीके से आपके टाइप्स ऑफ सक्सेशन से क्वेश्चन बनता है। ओके, सो वी हैव नाउ प्रोग्रेसिव सक्सेशन, रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन इंपॉर्टेंट, हाइड्रोसीर एंड जीरोसीर यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। कहाँ है यार? प्रोग्रेसिव सक्सेशन क्या होता है? प्रोग्रेसिव सक्सेशन आपका एक टाइप का ऐसा सक्सेशन जहाँ पे कम्युनिटी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है और बहुत ज़्यादा मोर नंबर ऑफ स्पीशीज आ जाती है। ठीक है, एक टाइम के अंदर उसको हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं, यानी कि इंक्रीज होना। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। रिट्रोग्रेसिव का मतलब होता है इस टाइप का सक्सेशन जहाँ पे कम्युनिटी जो होती है बहुत ही सिंपल हो जाती है और फ्यूअर स्पीशीज आती है इनके पास। ठीक है, और ये लेस होते हैं। हाइड्रोसीर क्या होता है? हाइड्रोसीर जो होता है ऐसा सक्सेशन जो कि फ्रेश वाटर वाली कंडीशन में होते हैं, लाइक आपका पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, इसमें कई सारी सीरियल स्टेज आती है। जीरोसीर क्या होती है? सक्सेशन जो कि ड्राई बेयर एरियाज में होते हैं, इसमें भी 6 सीरियल स्टेज आती है। ठीक है, आपको दोनों स्टेट होना याद होना चाहिए। एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के थ्रू चेंज हो रहा है और ये प्लांट की कम्युनिटी को चेंज करता है। ऑटोजेनिक का मतलब क्या होता है? प्लांट और कम्युनिटी इन्वायरमेंटल दोनों को चेंज करते हैं। ठीक है, पियोनियर स्पीशीज क्या होता है? ऐसा जहाँ पे बेयर एरिया बन जाए। ठीक है, लास्ट का एरिया उसको पियोनियर स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? ऐसा सक्सेशन जो कि एरिया से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे वेजिटेशन पहले प्रेजेंट हुआ करती थी और वो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब पहले वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका तो दोबारा बनी। प्राइमरी मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से बनी है ना, कोई भी एरिया, तो उसको हम बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखो जो 6 स्टेज होती है ना, मान लो आप वेजिटेशन देख रहे हो ड्राई एरिया में, यानी जीरो सेयर की अगर हम बात करें तो उसमें 6 होता है। सबसे पहला होता है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। सबसे पहला ऐसा होता है जहाँ पे आपका लाइकेन जो होता है पियोनियर स्पीशीज से स्टार्ट होगा। फिर फ्योलिस लाइकेन स्टेज, यहाँ पे टाइम के साथ साथ आपका जो होता है आगे बढ़ेगा। फिर आता है मॉस स्टेज, डेथ के बाद एंड लाइकेन्स की डिके होने के बाद ये अपीयर होते हैं। हर्बेशियस स्टेज, यहाँ पे लाइकेन्स डाई हो जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं सॉइल में आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद श्रब स्टेज होता है। श्रब स्टेज में छोटे छोटे प्लांट्स बनना स्टार्ट होते हैं और आपके इन्वेडिंग है। क्लाइमेक्स का मतलब पूरा पूरा एक जंगल बन जाता है जीरोफाइटिक में। तो जीरोफाइटिक में जिस तरीके से 6 स्टेज है उसी तरीके से आपका हाइड्रोसेर में भी है, तो आप लोग उसको भी देखना। ठीक है, नाउ हम चलते हैं यूनिट 7 पे। यूनिट 7 में आपका आता है बेसिकली इकोसिस्टम कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, आपके एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ठीक है, लाइक टेम्परेचर वगैरह वगैरह। और बायोटिक में क्या होता है? आपके माइक्रोब्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो लिविंग में आ रहे हैं, राइट। तो वो आपके हो गए कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो 2 टाइप मैंने आपको पहली चैप्टर में बताया था, वहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है फैक्टर जो कि बेसिकली आपके लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वो देखना है आपको। टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक सिस्टम बताया था मैंने, उसके एग्जाम्पल भी लिख लेना। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है उसको देखते हैं, आ जाओ। प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। बेसिकली वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, कंज्यूमर्स होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं, लाइक प्लांट पे डिपेंड करेंगे, उसको हम कंज्यूमर्स बोलेंगे। ठीक है, लाइक एनिमल आपके जो होंगे या फिर हम ह्यूमंस हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं। डिकम्पोजर मतलब सेप्रोफिटिक होते हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना लेते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि आपका हर्ब से शर्ब से जो लैंड पे इकोसिस्टम होता है उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। एक्वेटिक जो पानी में होता है उसको पानी वाला बोलते हैं। ठीक है, पानी वाला। एक आपका इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है लिम्नेटिक जोन क्या है? ठीक है, लिम्नेटिक जोन बियॉन्ड द लिटरल जोन होता है। ये जोन जो होता है डेप्थ ऑफ सनलाइट के बिल्कुल बीचों बीच, यानी फाइटोप्लैंक्टन जहाँ पे होता है। दूसरा होता है प्रोफंडल जोन, ये जो होता है लिम्नेटिक के नीचे वाला जोन होता है और ये बहुत ज्यादा कोल्ड एंड डेंस होता है। ठीक है, प्रीफंडल। उसके बाद यूनिट 8 पे चलते हैं। बहुत फास्ट है बिकॉज हम पढ़ रहे हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड इज इंपॉर्टेंट, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो आपका सबसे पहला जो है इकोलॉजिकल पिरामिड में आता है ना पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा आपका अपराइट है। ठीक है, ये देखो अपराइट है, अपराइट है। सबसे पहले प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो अगर आपका आ जाता है कि पिरामिड्स ऑफ नंबर, आपको सारे पिरामिड, एक तो नंबर आपका हमेशा अपराइट होगा। दूसरा होता है पिरामिड ऑफ ये कौन सा है? पिरामिड ऑफ बायोमास, ये आपका बिल्कुल अपराइट है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट होता है। तो बायोमास में हमेशा आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा कि वो इन्वर्टेड भी होता है। तो अब हम देखेंगे कैसे हो रहा है। यहाँ पे हम देखना चाहेंगे आपका एनर्जी फ्लो भी आपका होना चाहिए। 1 मिनट। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आपका बेसिकली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्लांट एक्सपेंड करते हैं कुछ एनर्जी और वो अपनी रिप्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए जो
एनर्जी यूज़ करते हैं ना, उसमें क्या होता है आपके फोटोसिंथेसिस के टाइम पर आपकी एनर्जी बनती है रेस्पिरेशन जब करते हैं प्लांट में। तो जब आपकी एनर्जी बच जाती है रेस्पिरेशन के बाद तो उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी आप फिक्स करते हैं उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एक आता है आपका स्टैंडिंग क्रॉप। इस टाइम पे क्या होता है, जो आपका अमाउंट ऑफ बायोमास होता है, जो होता है कितने एरिया में प्रेजेंट है, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप या फिर स्टैंडिंग बायोमास कहते हैं। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है मोस्टली वो हम यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्शन देखेंगे, फूड वेब और फूड चेन आपका इंपॉर्टेंट है। तो फूड चेन में आपको सिंपली बता देती हूँ क्या होता है कि मान लो आप स्पीशीज कोई इंसेक्ट घास को खा रहा है, इंसेक्ट को अब आके नया जानवर खाएगा, इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, उसको हम फूड चेन कहते हैं। और बहुत सारे फूड चेन को एक साथ मिला देते हैं तो हम उसको फूड वेब कहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यूनिट 9 में, जहाँ पे आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है। यहाँ पे दो ही इंपॉर्टेंट साइकिल, एक है आपका कार्बन साइकिल जो कि ये है आपका कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल बेसिकली कहाँ से शुरू हो रही है, आपकी डेड ऑर्गेनिज्म से। मान लो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू क्या हुआ, हमने रूट के रेस्पिरेशन से इसको फैक्ट्री वगैरह में दिया। अब इसने डेड वगैरह जो भी प्लांट्स थे हमने रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट में दिया, प्लांट में रेस्पिरेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, CO2 जनरेट हुई, CO2 जनरेट होगी और फिर वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट को दोबारा मिलेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फिर वहाँ से डिके ऑर्गेनिजम्स आएंगे और उसको डेड बना देंगे। ठीक है, एनिमल भी रेस्पिरेट कर रहा है, इसको ले रहा है, और फैक्ट्रीज वगैरह में भी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज कार्बन साइकिल। तो ये आपकी होती है कार्बन साइकिल के क्या इंपैक्ट है। नाइट्रोजन साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन साइकिल में देखो आपके क्या क्या चीज़ें बनती है आपके। ठीक है, एटमोस्फेयर में क्या होते हैं, गैसियस नाइट्रोजन होता है आपका, N2 होता है, NO2 होता है। ठीक है, और लिथोस्फेयर में आपका ऑर्गेनिक रेसिड्यू है। तो मान लो आपके ये नाइट्रेट्स हैं जो कि डीनाइट्रिफिकेशन से बन रहा है, आपका नाइट्राइट होता है ना, नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट बनता है, ये नाइट्रेट से दोबारा से डीनाइट्रिफिकेशन होकर के आपका दोबारा से नाइट्रोजन बन जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में आपका नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन जितना भी है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। फॉस्फोरस साइकिल भी बहुत ज़्यादा ईजी है। आपके फॉस्फेट सबसे पहले रॉक एंड सॉइल जो होते हैं वो टूटती है, उसके बाद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करके फॉस्फेट के फॉर्म में लाते हैं। यहाँ पे डीकम्पोजिशन होगा, ATP होगा और फिर प्लांट्स और एनिमल्स उसको ले लेंगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको बताने हैं दो टाइप के बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में। ठीक है, तो आ जाते हैं हम इस पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के पास। बायोजियोकेमिकल्स साइकिल आर टू टाइप्स, एक होता है गैशियस। ठीक है, गैशियस में क्या होता है, जो कि रिजर्वायर होंगे एयर में, ओशियन में। ठीक है, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर इवेपोरेशन के थ्रू हो रहा है, ये साइकिल के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन आ रहा है, वो आपकी गैशियस होती है। दूसरे टाइप की होती है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री जो कि अर्थ क्रस्ट से आ रहा है, लिथोस्फेयर में आता है, इसके अंदर आयरन कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपके दो टाइप के बायोजियोकेमिकल साइकिल है, गैशियस और दूसरी सेडिमेंट्री। तो आपका कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये जो भी है वो आपका किस में आता है, गैशियस वाले में। और सेडिमेंट्री वाले में कौन सा आता है, फॉस्फोरस या सल्फर वगैरह आता है। ठीक है, ओके ओके, डन है। ओके, नाउ हम देखते हैं जियोग्राफी। ठीक है, वेजिटेशन। वेजिटेशन में भी मैंने आपको बताया था ना कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन से। एंड एंडेमिज्म क्या है, थोड़ा फास्ट है क्योंकि इवन मतलब ज़्यादा ही फास्ट है क्योंकि आप देख रहे हो कि आपका पेपर है नहीं, और जिसने बिल्कुल ही बुक नहीं देखी तो उसके लिए तो ये भाई सही है क्योंकि मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बता रही हूँ। ठीक है, फाइटो ज्योग्राफी का मतलब होता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा स्पीशीज़ को देखने के लिए। वेजिटेशन का मतलब होता है आप प्लांट्स के बारे में डिस्कस करो। वेजिटेशन के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट जो होता है वो प्लांट ह्यूमंस को ही होता है। इसके अंदर दो टाइप होता है, एक तो नेचुरल होती है जो हम वेजिटेशन बनाते हैं, दूसरा मैन मेड होता है। प्लांट्स जो होते हैं नेचुरली बनाए जाते हैं उनके लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है वेजिटेशन, है ना। अब इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं जो वेजिटेशन से आपको मिल रहा है वो, और इसके अलावा दो ही क्वेश्चन है यहाँ से इस चैप्टर से। एक टुंड्रा वेजिटेशन जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया था, तो हम टुंड्रा वेजिटेशन देख लेते हैं एक बार। एंड एक मिनट, लिस्ट बेनिफिट प्रोवाइड बाय वेजिटेशन। क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं आपके वेजिटेशन। वेजिटेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है ह्यूमंस के लिए क्योंकि कई सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आपको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को प्रोवाइड हो रहा है। कई सारे यूजेस है, लाइक प्लांट जो होता है हम उसको मेन सोर्स ऑफ फूड के लिए यूज़ करें, आप अच्छे से लिख सकते हो। हमको रबर गम वगैरह किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। हमको ट्री से वुड मिल रहा है ताकि हम अपने हाउस बना सकें, ब्रिज बना सकें, पोल्स बना सकें। और क्या इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम में होता है जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स को हेल्पफुल हो रहा है। हमें एलिमेंट्स लाइक कार्बन नाइट्रोजन वगैरह मिल रही है, इन हमें सॉइल मिल रहा है, टेक्सचर मिल रहा है, इन सारी चीज़ें मिलते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, ये आपके नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं। बायोम स्ट्रेचेस होते हैं नॉर्दर्न कनाडा और अलास्का में, सिबेरिया हो गया, नॉर्दर्न स्कैंडिवे हो गया, नॉर्थ आर्कटिक सर्कल वगैरह। प्लांट्स होते हैं कॉमनली ये इंक्लूड ड्वार्फ श्रब्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, मॉस होते हैं, लाइकन्स, इसके अंदर ये मिलते हैं मेजरली, है ना।
और इसमें आपको फ्लावर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है टुंड्रा में भी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका प्लांट इकोलॉजी में आपको ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 है, और ब्लॉक 3 में हम देखेंगे आपका नेक्स्ट है प्लांट इकोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15 5 चैप्टर यहाँ है और 5 आगे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लांट टेक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो यूनिट है हम नेक्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे करने वाले प्लांट टेक्सोनॉमी। बेसिकली हम देखेंगे टेक्सोनॉमी क्या होता है यहाँ पे, किस तरीके से प्लांट को देखा गया, नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया, वो सारा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्लांट टेक्सोनॉमी बेसिकली क्या होता है, साइंस जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और नेमिंग करते हैं प्लांट्स की, उसको हम प्लांट की टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलते हैं, जो हम इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लो आप किसी प्लांट को कैरेक्टराइज करोगे, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद आप उसका नाम रख दोगे। तो यहाँ पर टेक्सोनॉमिकल हिरार्की में जो चीज़ें आती है, सबसे पहले आपकी कोई स्पीशीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, स्पीशीज़ आपका है यहाँ पे देखो, स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन एंड किंगडम, ये होता है। तो सबसे पहले आपको कोई प्लांट की स्पीशीज हो, मान लो एनस, जीनस होगा उसके बाद हेलियंथस, फैमिली एस्टेरेशिस, ऑर्डर क्या है ये, क्लास है एस्ट्रोअप्सीडा, ठीक है, डिवीजन है मैग्नोलाइफाइटा और किंगडम प्लांटी है। इस तरीके से टेक्सोनॉमिकल हिरार्की दी जाती है। स्पीशीज में आपको कोई भी स्पीशीज हो सकती है, कोई भी नाम आप करोगे, जीनस होगा, फिर उसकी एक फैमिली बन जाती है ना। इस तरीके से आपकी टेक्सोनॉमिकल हिरार्की होती है। फिर आप जब आपको आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद आप नोमेनक्लेचर करते हो, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका टेक्सोनॉमी का, वहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। बेसिकली टेक्सोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम किसी भी प्लांट के बारे में उसको देखें और उसके बारे में पहले जान लें, हम किसी भी कंट्री से आ रहे हैं उसका नाम पता होना होगा हमें, वरना पत्तियां तो सारी सेम ही लगती है ना आपको, तो कहीं ना कहीं हम उसकी स्पीशीज़ के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में हमको पता होना चाहिए, इसीलिए उसका ऑब्जेक्टिव यही कहता है हमारे लिए, ठीक है। तो आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आप रखते हो ना जिसमें जीनस और स्पीशीज होते हैं। बेसिकली हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम आपका एक टाइप का प्लांट स्पेसिमेन होता है। वहाँ पे आप क्या करते हो, एक आपके पास शीट होती है, उसके ऊपर कोई भी प्लांट का स्पेसिमेन लोगे, उसको ड्राई करके उसको प्रिजर्व कर दोगे। जब उसको प्रिजर्व करोगे तो आप उसके साइड में लिखोगे उसका नाम क्या है, प्लांट का किसने लिखा है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको हम हर्बेरियम बोलते हैं, है ना। कोई भी प्लांट को आप क्या करोगे, हर्बेरियम, तो आपने अपने क्या इस तरीके से दिखाई देता है, आपको दिख रहा है ना हर्बेरियम शीट, इस तरीके से दिखने को मिलती है। और आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, ये जो दिखा हुआ है ना यहाँ पे, किसने कलेक्टर का नाम, ये सारी चीज़ें होती है, इन्फॉर्मेशन जो होती है हर्बेरिया में बेसिकली, ठीक है। उसका कॉमन नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सारी चीज़ें। बोटेनिकल गार्डन में बेसिकली आप क्या करते हो, बोटेनिकल गार्डन्स में आपके पास पूरे का पूरा लाइव जो है प्लांट्स, आप उसको स्टोर करते हो, जहाँ पे आप जाके गार्डन की सैर कर सकते हो, आप वहाँ पे प्लांट के बारे में स्टडी कर सकते हो, कौन सा प्लांट है, उसका क्या नाम है, किसने डिस्कवरी की, एवरीथिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज़ और मिलेगा जिसमें आपको बताना है कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है, वो आपको 2 बोटेनिकल गार्डन्स जो है इंडिया में, उसके नाम बताने हैं, ठीक है, वो आप देख लेना। हर्बेरियम का क्या फंक्शन है, आप किस तरीके से हर्बेरियम की शीट्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। टेक्सोनॉमी डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आप टेक्सोनॉमी आपने बनाई तो उसके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए कि आपने उसको अगर खोज की है, आपने इस प्लांट के बारे में जो भी चीज़ें लिखी हैं, तो उसको एक प्योरली एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लाइक आपके पास क्या है, एक मोनोग्राफ्स होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट अकाउंट होता है एट अ गिवन टाइनी ऑफ एनी फैमिली, या फिर जो भी जीनस है, जो भी आपने स्पीशीज निकाली है, उसके बारे में पूरा एक प्रॉपर एक सिंगल कंप्लीट अकाउंट होता है, ठीक है। उसको हम मोनोग्राफ्स कहते हैं, है ना। मैनुअल्स क्या होता है, एक बुक होती है जिसके अंदर पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है, कहाँ से आपने की ली, डिस्क्रिप्शन, फैमिली, जेंडर, स्पीशीज, सारी की सारी होती है, वो आपकी एक पूरी बुक होती है, ठीक है। और नेक्स्ट वी हैव कीज इंपॉर्टेंट। कीज जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या होना चाहिए, एक की जो होना चाहिए वो आपका रिलेबल एंड कांस्टेंट होना चाहिए। इसके अंदर पूरा का पूरा प्लांट के बारे में अच्छे से लिखा होना चाहिए, नेमिंग ऑफ द प्लांट होना चाहिए, इजिली ऑब्जर्व होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए स्टेटमेंट, ठीक है। डिजायरेबल जो भी है उसके यूजर के पास सारी की सारी चीजें होना चाहिए, कपलेट्स होने चाहिए, यानी 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पैरेलल स्टेटमेंट होना चाहिए। इनिशियल वर्ड जो है वो प्लांट से स्टार्ट होना चाहिए, स्टेम कैसी, लीफ कैसी, सारी की सारी चीजें। तो एक बेहतरीन की के पास ये सारे कैरेक्टरिस्टिक। इनिशियल वर्ड जो होगा ना, लेड स्टेटमेंट से, कपलेट से स्टार्ट होना चाहिए, 2 कंजिक्यूटिव कपलेट्स होने चाहिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर सारे के सारे लिखा होना चाहिए। इनिशियल वर्ड आपका जैसे लीव से, पिन्नेट, ये सब होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स लिखे होना चाहिए, ठीक है। ये आपका होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कीज में भी आप लोग एक बार ही देख लेना, नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट स्टिल हम देख लेते हैं ना। समरी है एंड टेक्सोनॉमी है।
आपको मैंने बताया फ्लोरा क्या है, प्लांट के बारे में स्टडी करते हो फ्लोरा। मोनोग्राफ क्या है, मोनोग्राफ में आप पूरा एक कंप्लीट सिंगल स्पीशीज के बारे में एक लिखते हो, उसको बोलते हैं। मैनुअल क्या है, एक बुक होती है। रिवीजन क्या है, मान लो आप उसके अंदर आपने बुक बना दिया, अब उसको अच्छे से रिवाइज करके देखोगे कि सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर ठीक है या नहीं है। टेक्सोनॉमिकल एविडेंस, अब हम यहाँ पे एविडेंस के बारे में बात करेंगे। टेक्सोनॉमिक एविडेंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में से आपका जो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेथड ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी है, जहाँ पे आपको क्लासीफाई किया गया अल्फा एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी क्या होता है, एनालिटिकल और इंपेरिकल होता है। बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफाई करोगे, किसी भी उसको कैरेक्टराइज करोगे, फिर उसका नेम करोगे उसके बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी में। ओमेगा टेक्सोनॉमी क्या होता है, इंटरप्रेट क्लासिफिकेशन होता है। इसके अंदर आप इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखोगे कि पहले ये प्लांट किसके साथ कैसा रिलेशन था, इसके पूर्वजों का, इस टाइप का कैरेक्टर्स देखना है, ये सारी चीज़ें। टेक्सोनॉमिक एविडेंस जो होते हैं वो कहाँ से लाते हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इन सारी चीज़ों को मिला करके आप एक एविडेंस तैयार करते हो, ठीक है। मोलिकुलर डेटा जो आपको मिलता है वो डीएनए ऑफ न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रियल या फिर क्लोरोप्लास्ट ओरिजिन से आपको मिलता है। फिर आप सिमेट्री, शेप वगैरह सारी चीज़ें पढ़ के एक एविडेंस तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एविडेंस है, ऑलिप्लोइडी वगैरह आप लोग पढ़ लेना। हिरार्की में अगर हम बात करें, टेक्सोनॉमिकल हिरार्की में, तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सा पता होना चाहिए, प्लांटी किंगडम, एनिमिलिया स्पीशीज, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि टेक्सोनॉमिकल हिरार्की क्या होता है, ठीक है। स्पीशीज़ है, जीनस है, ऑर्डर है, फैमिली है, इस तरीके से, ठीक है। सबके बारे में बस थोड़ा थोड़ा आपको एक याद कर लोगे ना कि एक मैंगो है, उसका मैंजीफेरा इंडिका उसकी स्पीशीज़ है, राइट, इस तरीके से। तो आप देख लेना रैंकिंग वगैरह, है ना। तो आप लोग ये अभी कर लेना, मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा रही हूँ बस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका 16, 17, 18 एंड 19, 20। तो आपका जो बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में अगर मैं बात बता दूँ तो ये लिनेनियस ने दिया था। इसमें मान लो आपके पास मैंगो है, तो मैंगो का इन्होंने नाम रखा मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा आपकी क्या है, जीनस है, ठीक है। और जो इंडिका है वो स्मॉल लेटर से शुरू होती है, वो आपकी स्पीशीज़ है। तो इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, ताकि आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या हो कि आप अगर किसी भी देश में चले जाओ, ठीक है, किसी भी देश में चले जाओ, तो अगर आपने उसको मैंगो बोला तो वो नहीं समझ पाएगा, अगर आपने उसको मैंजीफेरा इंडिका बोला तो सब लोग समझ जाएंगे। अमेरिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो मैं बता दूँ, ठीक है, बस यही है कैरोलस लिनेनियस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्लांट टेक्सोनॉमी। बस यहाँ पे 17 में आपको साइंटिफिक नेमिंग कैसे करा जाती है, वही मैंने आपको बताया, जीनस और स्पीशीज़ को लेकर के, ट्राइवियल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लेकर के। और यहाँ पे बस आप लोग थोड़ा बहुत देख लेना यार, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उसको अच्छे से पढ़ लेना, बस दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू गाइज। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है बिल्कुल लास्ट मिनट रिवीजन चल रही है, तो ऐसे ही लास्ट मिनट रिवीजन में आपको होगा। देखो टेक्सोनॉमी में न्यूज होता है वो आपका टेक्सोन होता है, जो कि करेक्ट नेम देखेगा, ऑल टेक्सोन से देखा जाएगा, फिर उसको डिवाइड किया जाएगा, फिर आपको कोड के साथ एक नाम बनाया जाएगा, ठीक है। आपके पास ICN होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, एल्गियन फंजाई के लिए होता है, ठीक है। गाइडलाइंस जो होते हैं वो जितने भी नोमेनक्लेचर उसको हम कोड कहते हैं। कोड जो होता है आपका करेक्ट नेम डिटरमाइन करता है, ठीक है। ICBN जो होता है आपका, ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ना, वो आप कर लेना इस चैप्टर से, बस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको देखना है प्लांट क्लासीफाई क्यों किया गया, टाइप्स किस तरीके से क्लासीफाई किए गए, नॉट मच इम्पोर्टेंट। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, लिनेनियस का क्या था, ठीक है। लिनेनियस ने बेसिकली क्लासिफिकेशन जो दिया था ना, अरेंजमेंट ऑफ प्लांट पे दिया था, किस तरीके से अरेंज करेंगे, मेजर कैरेक्टर कौन सा, टेक्स एंड टेक्सोन के बीच में, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्लासीफाई किया था प्लांट को, ठीक है। ईगलर का क्लासिफिकेशन नेचुरल है, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन, दैट इज मोर देन इनफ। यहाँ पे समरी में हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन जो बेसिकली किया जाता है प्लांट को वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। आइडियल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, हम पोजीशन देखते हैं, उसकी रैंक देखते हैं, न्यू टेक्सोन उसको डिटरमाइन करते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन जो होता है वो सक्सेसफुल है क्योंकि हमें जो होता है नेक्स्ट स्पीशीज के बारे में और पूरे सिस्टम के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। लिनेनियस का बेस्ट एग्जांपल था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या थे, सारे काइंड्स ऑफ प्लांट्स को इंक्लूड किया गया था, लाइक क्रिप्टोगैम्स को भी इंक्लूड किया गया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन में आपके दो साइंटिस्ट थे, बेंथम एंड हुकर, ठीक है। इन्होंने किस पे देखा था, रिलेशनशिप के बेस पे बांटा था, इन्होंने फैमिलीज बांटी थी, ठीक है, और रिनोलेशियन रुपोएसी फैमिली इन्होंने ली थी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या था, प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी जेनेटिक अफिनिटी के बेस पे बांटा गया था, जिसको एंगलर ने बांटा था और प्रेंटिल ने बांटा था।
एंगुलर एंड प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन में यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, नेक्ड फ्लावर होना चाहिए, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के फ्लावर को लिया गया था, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनता हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट 19 में देखो टेक्सॉन न्यूमेरिकल वगैरह देखा गया, ठीक है। इसकी समरी को देख लेते हैं, आ जाओ। टर्मिनल क्वेश्चन, ठीक है, टर्मिनल। ये देखो बायोमेट्रिक्स एक न्यू एरिया रिसर्च है प्लांट टेक्निक्स में, ठीक है। प्लांट टेक्सोनॉमी में बायोमेट्रिक्स जो एक न्यू एरिया ऑफ रिसर्च होता है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में बेसिकली क्या था, मैथमेटिकल और स्टैटिक के इवोल्यूशन के हिसाब से हमने क्या किया था, प्लांट को टेक्सोनॉमी के हिसाब से बांटा गया था, उसका डेटा देखा था न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली। प्रॉपर सिलेक्शन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर था न्यूमेरिकल में। इसमें 7 प्रिंसिपल थी, ठीक है। बेसिक यूनिट जो थी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का वो था सिलेक्शन यूनिट, OTU, ठीक है, जिसपे स्टडी करें। 2 मेथड थे यहाँ पे कोडिंग टेक्सोनॉमी में, एक बाइनरी कोडिंग और दूसरा मल्टी स्टेट कोडिंग। क्लस्टर एनालिसिस इसमें किया गया था हायरार्की ऑफ ट्री बना के। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कई सारे एप्लीकेशन थे, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, रीक्लासिफिकेशन, सेवरल एंजियोस्पर्म टैक्सा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनता हुआ बस यहाँ पे है, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आपका ये था, 2 स्टेट थे आपके, एवरी कैरेक्टर में एनालाइज थे 2 स्टेट, ठीक है, मल्टी और बाइनरी। तो मल्टी और बाइनरी को मैंने आपको क्वेश्चन में भी दिया है। और नेक्स्ट लास्ट बनता है आपका क्लैडिस्टिक। तो क्लैडिस्टिक में क्या है वो हम इसके समरी में देख लेते हैं, डेफिनेशन क्लैडिस्टिक्स, ठीक है। ये इसका एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन, ठीक है। तो आपका ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आई मीन छोटी सी वीडियो है, जेंडर ही चेंज कर दी मैंने वीडियो की, है ना। तो इस वीडियो के थ्रू आप भी देख सकते हो, ठीक है। हम समरी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट में क्या था, नेचुरल से आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक, इस तरीके से चेंजेस आ रहे थे, आप इस तरीके से बांट रहे थे। फेनेटिक्स जो था प्राइमरी प्रिंसिपल था, जो सिमिलरिटी दिख रहा था आपके ऑर्गेनिजम्स के बीच में। डायग्रामेटिक फेनेटिक क्लासिफिकेशन को हम फेनोग्राम कहते हैं। मान लो आपने डायग्रामेटिकली फेनेटिक क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करे तो उसको फेनोग्राम बोलेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्लैडिस्टिक्स होता है, जो कि इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ लाइफ होता है, हम उसको स्टडी करते हैं, उसको हम क्लैडोग्राम बोलते हैं, ठीक है। क्लैडोग्राम के पास क्लैड्स होते हैं, नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, आउट ग्रुप्स होते हैं, हाइपोथेटिकल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स होती है। क्लैडिस्टिक प्राइमरीली बेसिकली क्या है, एक प्रिंसिपल पे बेस है, ठीक है। कैरेक्टर्स उसमें होते हैं आपके एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को बाद में किया जाता है। स्टडी ऑफ क्लैडिस्टिक्स में क्या क्या आते हैं, कैरेक्टर स्टेट, होमोलॉजी, होमोप्लेसी, मॉर्फोलॉजी, मोनोपोली, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आती हैं। क्लैड्स जो होते हैं कुड बी नोड बेस्ड होता है, ब्रांच बेस्ड होता है और एपोमॉर्फी बेस होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर एनालिसिस के थ्रू हम क्लैडोग्राम्स को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना एपोमॉर्फिक वगैरह एंड नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका 1 शॉट हो चुका है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही बताया है, तो आप क्वेश्चन कर लें और इसको एक बार देख लें, ठीक है। क्वेश्चंस कर लें, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए आपको 23-24 क्वेश्चंस है, तो उसको कर लेना और ये एक बार 1 शॉट देख लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा 1 शॉट है, कुछ भी मैंने आपको PhD नहीं कराई है इसमें, ठीक है। आपको ठीक लगता है तो ठीक है यार, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि आपका लास्ट मिनट रिवीजन है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर से रिवीजन कराया, तो रिवीजन इसी तरीके से कराया जाता है जब आपका पेपर 1 दिन पहले हो, राइट। तो आपको कुछ भी इसके अंदर लगता है ऐसा कि मुझे और मॉडिफाई करना चाहिए, तो आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और बेसिकली एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 20 चैप्टर को करना एक लेक्चर में बहुत मुश्किल होता है। तो अगर मैं डिटेल में कराने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 घंटे वैसे ही लग जाएंगे, एंड आपके 2-3 पार्ट भी हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमने 1 शॉट में किया है, ऊपर से रिवाइज कर लिया है। आप बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना और ये लेक्चर देख के चले जाइए, आपका आई होप बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।